मैं मुकेश जांगिड़ एक बार फिर से आपके साथ नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप में स्टार्ट करते हैं आज की ऐप में पेपर नंबर NTA 97। जैसा कि आपको पता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, वो सारे क्वेश्चंस आप देखें, उसके बाद में डिस्कस करते हैं उसका सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप स्क्रीन को पॉज करके इन सभी के आंसर्स नोट कर लें। ओके, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं आपके हर एक नीट के पेपर में। इनऑर्गेनिक का पेपर काफ़ी आसान रहता है, सबको पता है, लेकिन कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करना और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टाइम बचाना, यही अपना मेन टारगेट रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन आइदर बोरोन और फॉस्फोरस। What conclusion can be drawn from the fact that BF3 has no dipole moment but PF3 does? सिंपल सा हमारा क्वेश्चन ये है कि BF3 का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है जबकि PF3 का होता है, ऐसा क्यों? आपको पता है कि ये जो BF3 की स्ट्रक्चर रहती है ये कुछ इस तरीके से रहती है, बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइगोनल प्लेनर, और जो PF3 की स्ट्रक्चर रहती है वो कुछ इस तरीके रहती है, पिरामिडल से। क्लियरली आपको ये बात पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। आंसर शुड बी डी। डी इज BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर ट्राइंगुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, how many nodal planes are there in px orbital? Okay, what is px orbital? You know that if this is internuclear axis x and this is your px orbital, okay, where will be the nodal plane? Nodal plane कहाँ होगा? Nodal plane होगा कुछ यहाँ पे। okay, कहाँ पे? wait, your nodal plane होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच इसके जो दो लॉब्स है इसके बीच में एक प्लेन गुजरेगा, वही इसका नोडल प्लेन होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये नोडल प्लेन है कौन सा, तो हम बता सकते हैं कि ये नोडल प्लेन हमारा कौन सा रहेगा? YZ रहेगा। अगर PX ऑर्बिटल है तो YZ, Y है तो ZX और Z है तो XY। बहुत ही सिंपल वे है इसके नोडल प्लेन्स को बताने का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, What determine the coordination number of a central metal atom in a complex? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि हम जनरली एक गलती कर देते हैं। गलती ये करते देते हैं, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताएं कि जितने एटम टच करते हैं तो वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ये बता देते हैं कि सर जितने लिगेंड टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक लिगेंड जो होता है वो बाइडेंटेड होता है, तो उस केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ना होकर 2 होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जैसे EDTA की, ठीक है, माना कि एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ओके, ये जो लिगेंड है इसके अंदर क्या रहता है आपको? 6 डोनर एटम है, तो 6 डोनर एटम है तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होगी? 6 ही होगी। तो ये हेक्सा इसका CN नंबर क्या होगा हमारे पास? 6 होगा। तो बात क्या ध्यान में रखनी है कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं सेंट्रल एटम के साथ वही उसका क्या रहता है? CN नंबर रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? सिग्मा बॉन्ड से। तो क्लियर कट बात यह है कि जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वही उस कंपाउंड के लिए, सेंट्रल एटम के लिए CN नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पाई बॉन्ड के केस में, पाई बॉन्ड अगर है, जैसे पाई एसिड लिगेंड है हमारे पास, साइक्लोपेंटा डाइएनिल, और जैसे क्रोमोसिन, फेरोसिन, डाइबेंजीन, क्रोमियम, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स रहते हैं, तो वहाँ पर हमें CN नंबर की बात नहीं करनी है। जैसे सॉल्ट, ठीक है, KPTCl3 C2H4, तो वहाँ पर भी हमें CN नंबर की बात नहीं करनी होती है जब पाई लिगेंड रहते हैं। हमें बात करनी होती है केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के केस में। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड, वही क्या होता है? CN नंबर होगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी ये कंसेप्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके आसपास की जो कंसेप्ट है, उनको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस द एलिमेंट आर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, कुछ बातें हमारे लिए बड़ी आसान होती है, लेकिन उनमें हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल चैप्टर से कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफिनिटी, एसिड बेसिक कैरेक्टर, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो किस पर बेसिक होती है, उसका पीरियोडिक लॉ क्या होता है। पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मोजले के अकॉर्डिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। अगर बात की जाए कौन सी, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव वाली, वो जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर डिपेंड थी, एटॉमिक मास पर थी। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, एटॉमिक नंबर। क्लियर है कंसेप्ट, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज करेक्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्वेश्चन आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सॉलिड कितने टाइप के रहते हैं। सॉलिड रहते हैं हमारे पास आयनिक सॉलिड रहते हैं, ओके। सॉलिड हमारे पास रहते हैं मेटालिक सॉलिड रहते हैं। सॉलिड हमारे पास रहते हैं कौन से, कोवलेंट क्रिस्टल सॉलिड रहते हैं, ओके, कोवलेंट। एंड लास्ट रहते हैं हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड, ओके, मोलिकुलर सॉलिड। तो स्पेस नहीं है तो मैं ये लिख देता हूं, देखिए मोलिकुलर सॉलिड। ये 4 टाइप के सॉलिड रहते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, अब जल्दी से मैं इनके बारे में क्लियर कट कर देता हूं। आयनिक सॉलिड रहते हैं जैसे NaCl का सॉलिड, RbCl का सॉलिड, CaCl2 का सॉलिड, ओके। मेटलिक सॉलिड क्या रहता है, जैसे सोडियम एक मेटल है तो वो भी क्या होती है, सॉलिड स्टेट में, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, सॉलिड है, मेटलिक सॉलिड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मोलिकुलर सॉलिड की। मोलिकुलर सॉलिड के लिए क्या होगा, एक मोलिक्यूल लिमिटेड एटम्स जिसके अंदर हो, ठीक है। जैसे P4 एक का सॉलिड है, फॉस्फोरस का, ठीक है, जिसमें 4 एटम है फॉस्फोरस के, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक मोलिक्यूल होगा। जैसे आयोडीन सॉलिड होता है I2 के फॉर्म में। जैसे सॉलिड और क्या कंपाउंड हो सकता है, P4, जैसे एसिड, ओके, सल्फर के 8 एटम्स जुड़े हुए हैं, सल्फर के 6 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड। लास्ट आता है कि सर की कोवलेंट सॉलिड क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास कोवलेंट सॉलिड क्या होता है। कोवलेंट सॉलिड के लिए अगर मैं बात कराऊं तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे एक है सबसे पहले मैं डायमंड, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, जैसे B4C, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोवलेंट सॉलिड के अंदर। तो इसकी खासियत क्या होती है, देखिए इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात ये होती है कि इनकी स्ट्रक्चर बड़ी ही एक डेफिनेट तरीके से होती है, ठीक है, डेफिनेट 3D अरेंजमेंट होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात, सॉरी मैंने कोवलेंट सॉलिड की बता दी। अब कोवलेंट सॉलिड के अंदर बात की जा रही है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो क्या होगी, हैव नो, करेक्ट यहां पर बताना है आपको। तो देखिए हैज एन इरेगुलर, सो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, रेगुलर ज्योमेट्री रहती है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजिली, ये भी गलत। डिफॉर्मेशन नहीं होता भैया, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा हीट करोगे तब कहीं जाके टूटेगी, इतना आसानी से नहीं टूटता है। हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत। डायमंड जो होता है उसका फिक्स है मेल्टिंग पॉइंट, कितना, 3930 डिग्री सेल्सियस, इतना हीट करोगे तो वो पिघलेगा। अब ए ऑप्शन क्या है, चेंजेज अब्रुप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। इतना आसान नहीं भैया, आसानी से इसको बोले हीट करते सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट इससे थोड़ी सी साइड की है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच कंपाउंड सल्फर हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ जस्ट, सो आपको पता लग जाएगा। SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कितनी है, +4। H2SO4 में है +6। Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3। तो यहाँ पर पहली बात, ये क्वेश्चन, ये कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड के लिए बता दूं, ये है एक तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बट ये होना चाहिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बट सोडियम ऐड कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ पर जो 2 सल्फर एटम है, यहाँ इनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 3 2 6 -2 4, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2 ये आ रही है, वही लेंगे। नेक्स्ट है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। ओके, सोडियम टेट्राथायोनेट, यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। 6 2 12 10 2.5। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। H2SO4 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 6। और ये आप डायरेक्ट भी तो बता सकते हो, सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, 6 ही होती है, इससे ज़्यादा चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंपाउंड है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83, कितना है, 2.83। तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अरे बहुत आसान है, जितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, और जो पॉइंट को छोड़कर जो पार्ट होता है वही उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2.8 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, 3.9 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, 4.9 है तो 4, 5.9 है तो 5, 6.9 है तो 6। सो हमारा आंसर क्लियर कट क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ओके, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कैसे करना है, क्लासरूम में भी ये चीज़ें आपको बताई जाती है, इसलिए अपन थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर की कंसंट्रेशन किससे की जाती है, बताइए। सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग, नहीं भाई नहीं की जाती। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं इससे भी नहीं करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए। केमिकल सेपरेशन, ओके, केमिकल सेपरेशन में हम 3-4 मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे होल, सरफेक, बेयर, और कुछ गोल्ड की प्रोसेसिंग भी होती है, वो भी हम इसमें रीड करते हैं। तो बॉक्साइट के लिए होल और बेयर मेथड यूज की जाती है, जिसमें एक में Na2SO3, एक में NaCO3, सॉरी एक में NaOH, एक में Na2SO3 का यूज किया जाता है। सो डायरेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच इज ट्रू अबाउट यूज ऑफ H2O2 एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको बता दूं कि H2O2 एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, H2O भी अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन H2O2 एक गड़बड़ी करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पुअर पोलर सॉल्वेंट देन वाटर, गलत। पोलैरिटी ऑफ H2O2 इज हायर देन H2O, याद रखना, अगर पोलर कैरेक्टर की बात की जाए तो H2O2 का ज़्यादा होता है H2O से। इसका कोई क्लियर कट रीजन तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो H2O2 का ज़्यादा होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पोल्स है वो H2O2 में कंपेरेटिव ज़्यादा है H2O से। सो इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो पोलैरिटी ज़्यादा है, तो अच्छा सॉल्वेंट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में H2O ही अच्छा होता है H2O2 के कंपेरिजन में। इसका रीजन है फोर्थ, बेटर पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट तो बेटर है, बट इट्स स्ट्रॉन्ग ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी लिमिट्स इट्स यूज एज सच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि H2O2 की एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि ये अच्छा पोलर सॉल्वेंट नहीं रह पाता, चेंज हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट 24 के बाद में 35, बोरेक्स बीड टेस्ट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इसमें क्या बनते हैं, देखिए बोरेक्स बीड टेस्ट में आपको पता है एक NaBO2, बोरेक्स को जब हीट किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, NaBO2 का फॉर्मेशन होता है, प्लस B2O3 का फॉर्मेशन होता है। B2O3 का नेम क्या होता है, बोरिक एनहाइड्राइड, और NaBO2 का सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट। जब ये किसी डी ब्लॉक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, कलरफुल मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका, कलरफुल मेटाबोरेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर क्या है,
फॉर्म्ड इन बोरेक्स बीट टेस्ट सो कलरफुल मेटाबोरेट। सो आपका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। सो बड़ा ही आसान एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आई थिंक आप आसान से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट इज 36, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है CuSO4.5H2, जिसको प्यार से क्या बोला जाता है, बोलिए भैया, ब्लू विट्रियोल, नीला तोता। सो CuSO4.5H2 की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखिए कैसे बनेगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो Cu होता है वो सेंट्रल एटम होता है, इसके साथ 4 H2O के जो लोन पेयर्स होते हैं, मतलब H2 एज ए लिगेंड है, वो जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ। सो 4 यहाँ पर H2O जुड़े हुए हैं, एक H2O जो होता है वो H बॉन्ड से जुड़ा रहता है किसके साथ, SO4 के साथ। सो यहाँ पर जो आपका आंसर है कि कोऑर्डिनेटेड कितने हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर ड्यू टू। अरे भैया पता है कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, क्लियर कट दिखाई दे रहा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये बोला कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसकी वोलेटाइल ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेपर्स बनती है, जबकि पैरा की कम बनती है। इसका रीज़न क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछे तो मैं ये कहूँगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड और पैरानाइट्रोफिनॉल में होती है क्या, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, जिसमें क्या होता है दो अलग अलग पैरानाइट्रोफिनॉल जुड़ जाते हैं आपस में। सो उसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये कम वेपर्स बनाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कंपेरिजन में। सो सिंपल रीजन अपना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो योर आंसर इज सी। ओके, गुड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, तो बहुत आसान रहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम इनऑर्गेनिक के साथ में ले लेते हैं। कि ये बोला कि E/m का रेशियो बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं E/m, चार्ज अपॉन मास, तो न्यूट्रॉन के लिए जो E/m होगा, चार्ज क्या रहता है भैया, चार्ज रहता है 0, और मास में प्रोटॉन की लगभग इक्वल मानता हूं, तो न्यूट्रॉन का रहेगा 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का E/m क्या रखें, 1/1, क्योंकि चार्ज +1 और मास भी 1 मानते हैं, तो 1 रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल को हमको बोलते हैं 2He4। ओके, 2He4 मतलब इसका जो मास होता है 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, और जो चार्ज रहता है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन रहता है। सो यहाँ पर E/m चार्ज 2 बाय मास 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन, सो ये रहेगा 1/2। ओके, 1/2 अल्फा का। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज अपॉन मास, चार्ज रहेगा 1, मास देखिए क्या होता है, इसका जो मास होता है प्रोटॉन का 1/1837 टाइम्स रहता है, मतलब 1837 गुना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। मैं बता दूं प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो जो डिफरेंस रहता है मास का वो 1837 गुना रहता है। सो आप क्लियर कट देख सकते हो कि न्यूट्रॉन का जो E/m है वो सबसे कम है 0, सो BCD है। उसके बाद देखें प्रोटॉन का 1 है, अल्फा का 1/2 है, और इलेक्ट्रॉन का 1/1837, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा। सो C और D, तो प्रोटॉन का 1 है, तो उसके बाद प्रोटॉन, अल्फा का 0.5 है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, D जाएगा। ओके, ध्यान रखना है प्रोटॉन का जो मास होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन का 1837 गुना कम होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास में जो पावर लगती है वो क्या रखती है, 10⁻⁻31, और प्रोटॉन की रहती है 10⁻⁻27। ओके, सो ये आंसर हो गया 41। नेक्स्ट, ओके, सो आपका सॉल्यूशन होता है यहाँ पर फिनिश। होप दिस विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दिए गए हैं।
समझाए गए हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी बताई गई है। सो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, आपके रेगुलर बेसिस पर आपकी जो ऐप है उस पर जितने भी क्वेश्चन डले हुए हैं उनके सबके सॉल्यूशंस यहाँ पर अपलोड करूँगा। टाइम ज़रूर इसमें ज़्यादा रहेगा, वैसे 5 मिनट में भी मैं फिनिश कर सकता था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझाना ज़रूरी है जिससे आपको कुछ नई नई बातें भी सीखने को मिले। ओके, थैंक यू।